तो आज का हमारा टॉपिक है भारत संसाधन एवं उपयोग, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन का ये पार्ट 27, यानी कि पहला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका ये 27वां भाग है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो खतरे के निशान पर हैं, यानी कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, और बहुत सारे जीव हैं जो अभी तक क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। उसके आगे आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इसके पीछे वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर लाइन बाय लाइन इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नांकित हैं। कह रहा है कि वन्य जीव का जो अधिवास है, अधिवास मतलब होता है जहाँ पर वन्य जीव निवास करते हैं। जैसे कि हम लोग भी जीव हैं, तो हम लोगों का भी एक निश्चित निवास स्थान है अपने घर पर, कि हम लोग कहीं भी रहें लेकिन घूम फिर कर कहाँ जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। उसी तरह जंगली जीवों का भी अपना घर है, और वो घर कौन सा है, जंगल या वन है। तो इस जंगल को बर्बाद होने में मानव का ऐसा 3 काम है। कितना काम है? 3 काम है जो सबसे ज़्यादा उनके घरों को बर्बाद करने का काम करता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। प्राकृतिक मतलब जिसको ऊपर वाले ने बनाया है, आवास यानी कि रहने वाला जगह। अतिक्रमण, अतिक्रमण मतलब होता है नष्ट करना। क्या करना? यानी कि हम मानवों के द्वारा प्राकृतिक आवासों का नष्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम जंगल से लकड़ी काटते हैं तो उस लकड़ी में, वो लकड़ी क्या, एक पेड़ है, और उन्हीं पेड़ों के आसपास जहाँ भी हो ये सारे जंगली जीव रहते हैं। हम धीरे धीरे उन पेड़ों को काट देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उनके आवास को नष्ट कर देते हैं। किनके आवास को नष्ट कर देते हैं? जंगली जीवों के। तो अतिक्रमण मतलब होता है नष्ट करना। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो हम कहेंगे कि उनका प्राकृतिक आवास जंगल हो सकता है, किसी मैदानी क्षेत्र में रह सकते हैं, नदियों के आसपास भी इनका निवास स्थान होता है, बहुत सारे जीव हैं, तालाब है, वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा पिक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि। अनियंत्रित वृद्धि मतलब होता है अनकंट्रोल्ड वृद्धि, मतलब कि जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज के टाइम में आप देख लो तो जनसंख्या के बारे में सब कोई बात करता है। आज हम भी बात कर रहे हैं कि जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए ज़्यादा। हर आदमी का कोशिश करे कि एक ही बच्चा हो तो बढ़िया है, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन हम सुन तो लेते हैं, लेकिन वही चीज़ जब हम अपने आप पर अप्लाई करने की बात आती है कि नहीं हम पर अप्लाई हो, तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एक ही होना चाहिए घर में, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो आप आपके माता पिता गुस्सा हो जाएंगे कि तू खियावे ला, तू जानता रह, तू सब करब। ये सारी बातें सुन करके कहने वाले लोग भी चुप हो जाते हैं। तो कहने के लिए सारे लोग कहेंगे कि जनसंख्या का अधिक होना सही नहीं है, लेकिन इसका पालन बहुत ही कम लोग करते हैं। हाँ, आज के इस दौर में कुछ लोगों में परिवर्तन आया है, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो वाला जो भारत का नारा है जनसंख्या को लेकर, इस पर काफ़ी लोग अब काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा न हो। औद्योगिक विकास दूसरा कारण है पेड़ों की कटाई का, औद्योगिक विकास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियों का निर्माण होना। तो जंगलों को काटकर ही वहाँ पर फैक्ट्री बैठाया जाता है। शहरीकरण यानी कि शहर का निर्माण करना। शहरीकरण मतलब क्या होता है? शहर का निर्माण करना। जाहिर सी बात है कि शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही कोई भी जगह शहर नहीं होता है। वहाँ का जगह एक छोटा सा
जंगल होगा, जंगल को काट कर एक गांव बनता है, गांव के बाद धीरे धीरे वो बाजार बनता है, बाजार से धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, शहर बन जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई हो रही है। आप किसी भी शहर में जाइए, आप अपने ज़िला में ही चले जाइए, आपको कहीं पे जंगल दिखाई देता है? जंगल तो दूर का चीज़ है, आपको वहाँ पर 10-20 पेड़ भी बढ़िया से दिखाई नहीं देंगे एक जगह पे। कहीं 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 आपको पेड़ दिखाई देता है। बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इसके आवास की अतिक्रमण कर रही हैं। तो बड़े बड़े बांध बन रहे हैं या अन्य परियोजनाएं, जैसे कि पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था बहुउद्देश्य परियोजनाएं। इसके अंतर्गत हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कई सारे बांध बनवाए, लेकिन उस बांध को बनाने के लिए बहुत सारे वनों की कटाई भी की गई। रेल मार्ग या सड़क जो भी बनता है पेड़ों की कटाई करके ही बनता है। तो इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, तो पेड़ों की कटाई हो रही है। सब मिला जुला के देखा जाए तो लगातार पेड़ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जो आदमी आज तक 10 गो पेड़ काटा होगा, उससे पूछा जाए कै गो पेड़ लगाए हो, तो शायद वो नहीं लगाया है, केवल काटा होगा। उसके बाद है यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। अभी मैंने बोला ना कि सड़क बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए यातायात मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का माध्यम। जैसे गाड़ी हो गया, बस हो गया, टमटम हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसके द्वारा आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो आखिर आप जब जाते हैं तो किससे जाते हैं, सड़क से ही ना जाते हैं। तो उसके लिए भी प्राकृतिक आवास को आप बर्बाद करते हैं। प्राकृतिक निवास स्थान के छिन जाने के दबाव से वन्य जीवों की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ गई है। मतलब जब इन जीवों का निवास स्थान ही छिन गया तो उनमें अब वृद्धि क्या हो गई है, कम हो गई है। अब वो ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। प्रजनन मतलब आपको पता होगा कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो वहाँ पे प्रजनन की भी क्रिया अब उन लोगों में क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसके चलते जो पहले जीव थे वो तो कम हो ही गए हैं, अब प्रजनन भी कम है, जिसके चलते जीव जंतु क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। मनुष्य बढ़ता जा रहा है और सभी जानवर क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे एक टॉपिक दिया आपकी किताब में, क्वेश्चन के अंदर है, क्या आप जानते हैं निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया था कि वेटलैंड क्या, तो वेटलैंड का अर्थ एक तरह से समझ लीजिए कि छोटा सा तालाब समझ सकते हैं, मतलब ज़्यादा पानी ना हो। तलीय जमाव, तलीय जमाव मतलब कि थोड़ा सा पानी जो पैर में लगता है, चपर चपर करता है, मतलब कि नहीं कहते हैं कि पाकी जैसा है, तो पाकी जैसा जो मिट्टी होता है उसको वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भांगर, मौन, टाल भी कहा जाता है। मतलब इसको चौर भी कहा जाता है, भांगर भी कहा जाता है, मान भी कहा जाता है, टाल भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ मतलब गढ़ा कहा जाता है सिंपल भाषा में, भोजपुरी में। लेकिन मेरे मतलब मामा जी का घर है, तो वहाँ पे ना मैं गया तो वहाँ पे मान नहीं, लेकिन लोग मौन कहते हैं। ऐसे जगह क्या बोलते हैं, लोग मौन बोलते हैं, और हम लोग उसको गढ़ा बोलते हैं। दूसरा देखिए कारण है इनके आवास में कमी का, तो वो है प्रदूषण जनित समस्या। प्रदूषण मतलब गंदगी, प्रदूषण मतलब गंदगी। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। मतलब अगर हम बात करें कि आज प्रदूषण से सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है, तो सबसे पहले है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण के बारे में हो सकता है कि आप लोग कुछ जानते हो। सूर्य के द्वारा निकला एक ऐसा किरण जो अगर पृथ्वी पर सीधे चले आए तो सबसे ज़्यादा कैंसर नामक बीमारी को फैलाता है। और आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है पराबैंगनी किरण का सीधे पृथ्वी पर आ जाना। साथ ही साथ इस पराबैंगनी किरण से आपको खजुआट जैसी बीमारी पकड़ती है। खजुआट समझते हैं ना, दाद खुजली, खजुआट मतलब हगवाइए तो भी मज़ा, छोड़िए तो भी मज़ा आता है उसमें। हमको तो लगता है दुनिया का सबसे तगड़ा बीमारी है कि आप उसको हगवाइए तो लगता है कि एरोप्लेन में घूम रहे हैं, पूरा मज़ा आता है।
और जब उसको छोड़ दीजिए, जब पानी छोड़ता है तो लगता है कोई एरोप्लेन से ढकेल दिया है नीचे की तरफ, ठीक है ना, उस तरफ पर आता है, छन छन आता है, तो दोनों में मज़ा है। तो ये जो बीमारी है, ये भी बीमारी पराबैंगनी किरण के चलते ही होता है। अब हो क्या गया है कि आपने सुना होगा ओजोन परत, कि वायुमंडल में एक परत है ओजोन परत। उस ओजोन परत में प्रदूषण के चलते छेद हो गया है, जिसको ओजोन छिद्र बोलते हैं। और सूर्य का प्रकाश क्या है कि उस ओजोन परत पर जब पड़ता है तो उसको क्या करता है, ओजोन परत की रिफाइन कर देता है, मतलब उसको छान करके साफ कर देता है। जो भी बेकार किरण है उसको ऊपर ही रख लेता है और नीचे बढ़िया किरण को भेजता है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब क्या है कि उस ओजोन परत में छेद हो गया है, तो अब वो तो रुक नहीं रहा है, सीधे कहाँ चला रहा है, नीचे। अब नीचे आ रहा है तो इसका कारण गर्मी बढ़ रहा है, पहले की अपेक्षा आज के टाइम में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। दूसरा मैंने बताया कि हमारे चमड़े को छेद कर शरीर में जितने भी कोशिकाएं उसको नष्ट करता है धीरे धीरे, जो कैंसर का रूप ले लेता है। उसके बाद खाज खजुआहट तो मतलब गर्मी आते आते समझ में आ जाता है, जहाँ भी पॉकेट में लोग हाथ ला के भगवाना शुरू कर दे, समझ जाइए कि कांड हो चुका है। आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब कि अब मान लीजिए कि आप ही लोग क्लास में बैठे हुए हैं, हम ही हैं, और हमको मान लीजिए कि खजुआहट है, तो आपके सामने हम अगुआ नहीं सकते हैं क्योंकि शर्म लगता है। आप भी कहीं समाज में बैठिएगा तो नहीं अगुवाइएगा। आज धरती पर कोई ऐसा आदमी नहीं जो कभी ना कभी इसको झेला ना हो, कम बेश झेल ही लेता है सब कोई, ठीक है ना। तो आजकल एक नया फैशन चला है कि पॉकेट में हाथ लगाओ, आराम से मान लो, और यहाँ पे है तो ऐसे ऐसे करते रहो, लोगों को लगा कि पॉकेट में हाथ लगाओ। पॉकेट में हाथ नहीं लगाया है, तो बढ़िया से अपना कांड कर रहा है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर। कई लोग हैं ना कि पॉकेट में क्या करेगा लोग कि पॉकेटवा निकलवा के फड़वा देगा, अंदर से जो पॉकेट है ना उसको फड़वा देगा। अब फड़वा के आराम से, ताकि और सब बढ़िया बा, हाँ ठीक बा, ठीक बा, तो समझने वाला समझ जाता है कि कांड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा बीमारी पकड़ता है, देख लीजिए, इसी ओजोन परत में छेद के कारण और पराबैंगनी किरण को नीचे आने के कारण। समझ में आ रहा है बात। दूसरा हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा। क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड रैन। क्या बोलते हैं, एसिड रैन। एसिड रैन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा बारिश है कि जब ये पृथ्वी पर इसका पानी आएगा ना तो उसमें अम्ल की मात्रा होगी, और अम्ल क्या करता है ना, जहाँ पे पड़ जाएगा ना आपके चमड़े को जलाना शुरू कर देता है। चमड़े को जलाने का अर्थ है कि मतलब आपको हगुआहट पैदा कर देगा। कभी कभी आप बारिश में भीगते होंगे, पता नहीं आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिए हों, बट कभी कभी ऐसा होता है आप बारिश में भीगेंगे हल्का सा, और आप देखिएगा आपका देह जो होता है हगुआने लगता है, मतलब अब लगता है चारों तरफ ऐसे से चारों हगुआने, आपको लगता है पता नहीं क्या हो गया। अगर ऐसा कभी हो ना बारिश के टाइम में तो समझ लेना आप पे एसिड रेन गिरा है, जितना मात्रा में हो गिरा है। ये फसलों पे गिर जाए तो फसलों को ख़त्म कर देता है। ताजमहल का नाम आप लोगों ने सुना है, पिक्चर में कहीं देखा भी होगा। आज ताजमहल का अगर कलर डिस्कलर हो गया है, रंग उसका उड़ चुका है, तो उसका कारण है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा रंग को ही डाउन कर देता है, घर का पेंट बर्बाद कर देता है। और ये किससे होता है, आखिर अम्ल वर्षा होते कैसे हैं। तो बारिश ही अम्ल वर्षा है, लेकिन वो अम्ल वर्षा बनता कैसे है। जैसे कि हम लोग गंदगी फैलाते हैं, और आपको पता है कि बादल जो बनते हैं वो सूर्य के वाष्पीकरण के माध्यम से बनते हैं। यानी कि सूर्य क्या करते हैं, धीरे धीरे पानी को खींचते हैं नीचे से, कहाँ, ऊपर। अब नीचे गंदा है तो ऊपर जाके साफ थोड़े ना करके ले जाएगा, रिफाइन थोड़े ना लगाया हुआ कि रिफाइन कर करके भेजना है ऊपर। अब जो है उसको खींच लेंगे ऊपर, ऊपर जाके वो बादल बन जाएगा। कचरा ज़्यादा मात्रा में तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अब वही बारिश फिर क्या होता है, हमारे शरीर के ऊपर गिरता है, घर के ऊपर गिरता है, चाहे जहाँ भी गिरता है उसको वो धीरे धीरे बर्बाद करने लगता है। तो ये अम्ल वर्षा है। तो कहीं ना कहीं ये पेड़ पर भी गिरता है और पेड़ों को सुखाता है। तो पेड़ों को जब सुखाता है तो जंगल समाप्त होता है, और जंगल जब समाप्त होता है तो जाहिर सी बात है कि हम कह सकते हैं कि जीवों का घर बर्बाद होता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हाथ तो मनुष्य का ही है, क्योंकि गंदगी मनुष्य ही फैलाता है। बताइए, आज तक कुकुर बिलार जल को दूषित करे उतना दूषित वो लोग नहीं कर सकता है जितना हम लोग कर देते हैं। वो लोग ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता है, वो नहाएगा भी नहीं, मन करेगा साल साल भर नहीं नहाएगा। हम लोग क्या है, 8 बाल्टी 10 बाल्टी से रोज़ 2 बेर नहाना है। गर्मी का मौसम है तो 2 बेर, ठंडी है तो भले 10 दिन 15 दिन पे हो जाए, लेकिन गर्मी में कांड होता रहता है। पानी का हम लोग जितना यूज करते हैं कोई जीव उतना पानी यूज नहीं करता है। बाकी सब जीव केवल पीने के लिए यूज करता है,
केवल पीने के लिए। उनको कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो लोग पीते हैं उसी में नहा लेते हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं। हम लोग क्या है, पीने वाला दूसरा है, नहाने वाला दूसरा है, तो समस्या हम लोगों के लिए है। तीसरा है यहाँ पे हरित गृह प्रभाव, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे देखिए किताब में नहीं दिया है कि ग्रीन हाउस क्या है, बट मैंने लिख दिया है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। मतलब कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या हुआ कि इसके द्वारा हमारे वायुमंडल में तापमान ज़्यादा होने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? मतलब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और हरित गृह प्रभाव का सीधे भाषा में बोले तो पेड़ों की कमी। जब पेड़ों की कमी होगी तो बाबू दिमाग में रख लीजिए, तापमान तो बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी। आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे पेड़ों की कमी है, इसलिए वहाँ पे क्या होती है? गर्मी अधिक पड़ती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल है। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन सा गैस है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन गैस है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं, और सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जलवाष्प, जलवाष्प मतलब सीधे समझ सकते हैं जल की बूंदें, यानी कि पानी, जिसका सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। और तीसरा है मीथेन, जिससे शायद आप अपरिचित हों, इसके बारे में न जानते हों, लेकिन जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे 10th का वो जानते होंगे 4 पाठ में। मीथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कार्बन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 4 भाग मिलकर के मीथेन का निर्माण करता है। मीथेन गैस जो है वो आप जब केमिस्ट्री का 4 पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सिंपल भाषा में इतना ही जान लीजिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बना एक गैस है मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। जब केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारे चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे मेन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन, ये मेन है। चलिए इसके बाद है इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा। वायु मतलब हवा, जल मतलब पानी, मृदा मतलब मिट्टी, 3 चीज। प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे एक शब्द है जीवन चक्र। देखिए जैसे कि आपने पढ़ा होगा फसल चक्र। फसल चक्र का अर्थ होता है कि एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। उसी तरह होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र का अर्थ हो गया कि एक शिशु के रूप में हमने जन्म लिया, फिर हम थोड़े से बड़े हुए, आप लोग की उम्र में गए, फिर आप हमारे उम्र में आए, फिर हम आपके पापा की उम्र में चले गए, और फिर आपके पापा आपके बाबा की उम्र में चले गए, और उसके बाद वो चले गए, समझ गए ना, टे बोल गए। फिर उनका अगला जन्म हुआ, फिर वही प्रोसेस तो वही है। वो आदमी में नहीं, हर जीव में है। कुकुर बिलार कोई भी जन्म लेगा तो उसमें भी ऐसा ही नहीं कि एक पाड़ा जैसा, पाड़ा एक बड़का जगह भैंसा जन्म नहीं लेता है, पहले पाड़ा जन्म लेगा, धीरे धीरे भैंसा बनता है। तो ये जीवन चक्र है। तो जीवों का जो जीवन चक्र है वो 3 प्रदूषण के चलते ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। एक वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण और तीसरा मृदा प्रदूषण। ये भी एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। यानी वास स्थान का अर्थ होता है रहने वाला जगह, निवास करने वाला स्थान है, लेकिन जगह होते हुए भी आज सभी जीव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो दूसरा कारण है प्रदूषण, और ये प्रदूषण हम लोगों के द्वारा ही फैलता है। तो हम ये कोशिश करें, ये प्रतिज्ञा करें कि हम कोशिश करेंगे कि जितना कम हम प्रदूषण कर सकें, अनावश्यक प्रदूषण न करें। जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आवश्यक होता है, जैसे कि आप कपड़ा धोएंगे, अब कपड़ा नहीं धोएंगे तो बदबू देगा। अब आप कहेंगे नहीं प्रदूषण नहीं फैलाना है, कुछ भी हो जाए, तो कपड़ा नहीं धोएंगे तो उससे भी ज़्यादा प्रदूषण फैला देंगे। कौन सा प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण। इतना गैस छोड़ देंगे कि अगल बगल चलने वाला नाक दाब के तो मरिए जाएगा, वो मास्क को काम नहीं करता। सही बात है। आप देखिएगा किसी किसी व्यक्ति को
गलती से वो अपना हाथ उठा दे, समझ रहे हैं ना, और उसमें आपका मुंह पड़ गया तो 2 मिनट के लिए आप चक्कर आ जाएगा। तो वही बात है कि ज़्यादा देर अगर नहीं कपड़ा खींचते हैं तो भी कांड है। तो वो इसेंशियल चीज़ है। लेकिन कपड़ा भी जब आप खींचते हैं तो उसमें कोशिश करें कि जो आपका पानी जा रहा है वो किसी साफ पानी में जाकर के ना मिले, यानी किसी नदी में ना मिले, किसी तालाब में ना मिले, मतलब कि इधर ही एक गड्ढा बनाए वहीं वो सूख जाए, जैसे मोरी वोरी बनाया जाता है ना, उसी में यूज हो। ये नहीं कि उठा करके उसको आप नदी में फेंक देते हैं। जैसे भैंस को आपको नहलाना है तो आपने घर पे भी नहला सकते हैं, नहीं, लेकिन लोग कहाँ लेके जाते हैं, चलो कि नदिया में डाल दिए तो नहा लिए। मतलब आज ठीक है, आपकी भैंस तो नहा ली, जितना गोबर पानी है सब उसमें डाल के चली आई। गलती से सोचिए उसके 2 कदम आगे कोई आदमी नहा रहा है तो उसके मुंह में सारा गोबर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। बाढ़ के टाइम में लोग देखिए कांड, आजकल बाप रे बाप, बांध के पास चले जाइए। हम सुबह में 1-2 दिन टहलने के लिए गए, दिमागी चक्कर में आ गया। जिधर भी देखो शुद्ध ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा, लग रहा है इस साल कार्बन डाइऑक्साइड का भी बाप निकल रहा है इसमें से। दोनों तरफ कांड ही कांड पानी में। आई देखिए, अब बताओ कोई स्नान करा मुंह में आकर फंस जाता, अरे दादा रे दादा, आदमी नहा पाएगा? वो क्या नहाएगा उसमें? तो ये सारा कांड तो हम लोग को नहीं करना चाहिए। तीसरा है आर्थिक लाभ। देखिए, आर्थिक मतलब होता है पैसा रुपया, लाभ तो पता ही है, प्रॉफिट को बोलते हैं, यानी पैसे के लाभ, यानी थोड़ी से लाभ के लिए हम जंगली जीवों को नष्ट करते हैं, उसे बेच देते हैं या पेड़ों की कटाई कर देते हैं। अब आइए इसके अंतर्गत रंग बिरंगी तितलियों, तितली देखें आप लोग, कलरफुल होती है ना, और तितली को देखने के बाद आप लोग का मन करता है उसे क्या कर लें, पकड़ लें। कितना लोग पोछिया पकड़ के घुमाने लगता है उसको, ठीक ना। अरे वो नहीं होता तितलिए के जैसा जहाजवा की तरह उड़ता है सब, उसको पकड़ के आप लोग जरूर डोड़ा में बांध के उड़ाए होंगे, बेचारा उड़ भी नहीं पाता है, मर जाता है। तो ऐसा ऐसे कांडालू लोग आप लोग इसमें बैठे हुए हैं। से लेकर मेढकों, मेढक भी आप लोगों ने देखा होगा, पक्षियों, पक्षी मतलब समझ ही रहे हैं, कौवा कबूतर, और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता, अन्य स्थानीय परिंदा, परिंदा मतलब वही पक्षी लोग को परिंदा बोला जाता है, का अवैध शिकार कर उन्हें बेचा जाता है। अवैध समझते हैं, मतलब इनवैलिड, मतलब सरकार उस पर रोक लगाई है कि आपको इन सारी चीज़ों का व्यापार नहीं करना है, लेकिन लोग चुरा लिखा कर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में शराब पर मतलब शराब बेचना अवैध है, बैन लगा हुआ है, लेकिन देखिए हर जगह होम डिलीवरी है, जहाँ भी जाइए बस एक कॉल घुमाइए, हर जगह नंबर लिखा हुआ है, मिलने का पता 99973 लगाइए फटाफट। हाँ भाई कहाँ बढ़ाई जब, ठीक है जल्दी पहुँचो, 2 को ले लिया लैला मजनू, एक बंटी बबली चाहिए, आजकल यही नाम चल रहा है, ठीक है ना। तो एक हाथ से आप सामान ले रहे हैं और दूसरे हाथ से पैसा दे रहे हैं, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है। तो हमको तो लगता है कि जब दारू बंद था तो एक जगह बिकता था बाज़ार में, किसी एक दुकान पर, लेकिन जब से दारू बंद हो गया है ना, घर घर बिक रहा है, हर जगह मतलब दुकान खुला हुआ है। तो काला बाजारी, सरकार रोक लगाई है कि आप जीव जंतुओं का काला बाजारी नहीं कर सकते, उसे नहीं बेच सकते, लेकिन क्या हम लोग मानते हैं, कहीं ना कहीं लोग चुरा लेकर कर बेच ही देते हैं। वन ऐसे वन्य जीवों के काला बाजारी का मुख्य केंद्र है। आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक लाभ मतलब होता है अपने पैसा कमाने के लिए, क्या करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई हैं। देखिए सरकार क्या की है, जंगलों में अपना बहाली करती है, जैसे आपने सुना होगा कि फॉरेस्टर का, गार्ड का बहाली आता है, कि जंगल का सिपाही लोग का, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, हर टाइप के लोग उसमें बहाल होते हैं कि आपका काम है कि पेड़ को कोई चुराए ना, कोई पेड़ उखाड़ कर ले जाए। सही बात है, वो लोग सुरक्षा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी में से वहीं लोग बेच देते हैं, वहीं लोग उसमें से क्या कर देते हैं। अब धीरे धीरे जो पेड़ों की प्रजातियां वो क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। शिकार आज तक आप लोग खेले हैं, शिकार किए हैं जंगल में जाकर शेर उर का, शिकार तो दूर का चीज़ है, गलती से क्लास में एगो सांप निकल जाए तो कई को बेंच टूट जाएगा, कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। सांप तो दूर की चीज़ है, गिरगिट खाली निकल जाए। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। यही नहीं, साहित्यवादियों, साहित्यवादी मतलब जो लोग साहित्य लिखते हैं, किताबों की रचना करते हैं, कवियों, कलाकारों में
इनकी चेतना के लिए अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से स्थान दिया है। भारत में तो आदिकाल से वन एवं वन्य प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। मतलब कि पेड़ों की जो महत्व है ना, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से है। कई सारे पेड़ हैं जिनकी हम पूजा भी करते हैं। देखे ना, ब्रह्म बाबा को देखे हैं, पीपल का पूजा होता है। नीम का पेड़ दुर्गा जी बन जाते हैं, उसका पूजा होता है। केरा का पेड़ बृहस्पति भगवान बन जाते हैं। पता नहीं कितना देवता है, कितना पेड़ है, लोग अपना अपना बना करके बनाए हुए हैं। मन किया तो उसी केला को भगवान बना के पूजेंगे, दिमाग खराब होगा तो उसी में से काट के घोवा फटाक से जूरी छान के खा जाएंगे। बस दिमाग मूड के ऊपर है, मूड बन गया तो खाएंगे, मूड नहीं बना तो देवता देवता करेंगे। हाँ, पेड़ घटा तो उसी पेड़ को काट करके हम लोग बढ़िया से एगो पलंग बनवा लेंगे। शर्मा जी एकदम टाइट रहते हैं, कहाँ पेड़ बढ़िया मोटाइल बटे। सही ना, शर्मा जी लोग ना आता है गाँव में ना, देखिएगा तो पूछता है जी अंदर मोटाइल मोटाइल पेड़ बा, पता नहीं मोटाइल अपने देह पातर रही आ दूसरा का मोटाइल मोटाइल पेड़ खोजे लगे। प्रत्येक धार्मिक कृत्य मतलब क्या होता है? धार्मिक कार्य। कृत्य मतलब होता है कार्य। धार्मिक कार्य जैसे कि मान लीजिए अडजाम होता है ना, चाहे कोई भी धर्म वाला काम, पूजा पाठ, तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्म कांड साहित्य में वनों और प्राणियों को महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा माना गया है कि धार्मिक काम में, जैसे मैंने अभी नाम लिया कि ब्रह्म बाबा का पेड़ हो गया पीपल का, दुर्गा जी का नीम का, बृहस्पति भगवान का केला का, उसी तरह भारतीय धर्म ग्रंथों में 100 पेड़ों को लिया गया। कितने पेड़ों को? जिसको देवता बनाया गया। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ जो हम लोग नहीं जानते हैं। हम मौसी के यहाँ अपने गए थे तो वहाँ पे एगो शैलेश बाबा है, दुकान एगो पेड़ है। वो बोला कि मौसी मतलब छठ की पूजा हो रहा था तो लौट रही थी ना, तो आप लोग देखिएगा आपके घर भी लोग छठ से जब लौटते हैं चाहे जाते हैं तो ब्रह्म बाबा को पूज कर ही जाते हैं। तो वो लोग आई तो लगी पूजा करने, तो हम पूछे ये कौन बाबा? हमको लगा ब्रह्म बाबा होंगे, नहीं ब्रह्म शैलेश बाबा है। नहीं पता नहीं शैलेश बाबा कहाँ से आ गए भाई। तो हर जगह दुकान वो बाबा बैठे हुए हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। नीचे पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, ये कौन है? ये है सम्राट अशोक और इनके पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार। पिताजी का नाम क्या था? और बिंदुसार के पिताजी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। बिंदुसार का नाम उतना लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अशोक का और चंद्रगुप्त का नाम लोग जानते हैं, क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनका बेटा जो थे बिंदुसार उतना फेमस नहीं हुए, लेकिन उनका जो बेटा हुआ कौन? ये बड़ा फेमस हुआ। होता है ना, सब कोई खानदान में फेमस नहीं होता है। कोई कोई होता है जो फेमस, 2 ही लोग होते हैं, या तो बहुत अच्छा काम करने वाला या सबसे खराब काम करने वाला। ये 2 ही लोग को लोग जानते हैं। फिल्म में उसी लोग को लिया जाता है जो सबसे लंबा हो चाहे सबसे बौना हो। 2 आदमी को देखिएगा, छोटका भोजपुरी फिल्म हम देखते होंगे, हिती गुड़ रहेगा उसको ले, लेकिन मीडियम क्लास के आदमी को कोई नहीं लेगा। बिचवनिया केहू ना पूछे लोग ना कहला कि छोट बेटा माई के बड़ बेटा बाप के, बीच वाला केहू के ना। छोट बेटी माई के बड़ बेटी बाप के, बीच वाली खा लोगी, डिमला लोगी, चश्मा पहना लोगी, मतलब कोई नहीं पूछने वाला है। तो सम्राट अशोक ने प्रकृति पर काफ़ी ध्यान दिया था, मतलब पेड़ पौधों को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था। आगे है, शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है। साक्ष्य मतलब होता है सबूत। साक्ष्य मतलब सबूत कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में अंकित कराया। मतलब कि अशोक के पहले ये इतिहास में पता नहीं चलता है कि पेड़ों को बचाने के लिए किसने नियम बनाया था। शायद किसी ने नहीं बनाया था, उसके पहले सब कोई कटवा ही रहे थे। लेकिन जब अशोक राजा बना तो इसने पेड़ों को बचाने के लिए बहुत काम किया था। वैसे तो स्टार्टिंग में अशोक भी बड़ा खतरनाक आदमी था, बाद में कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बाद से वो ठीक हो गया। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीर उद्दीन बाबर, मुगल वंश का नाम सुने हैं ना आप लोग? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? लेकिन उसका पूरा नाम है जहीर उद्दीन बाबर। और जहांगीर के आलेखों में भी प्रकृति संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। मतलब यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि मुगल वंश में 2 ऐसे शासक हुए हैं, बाबर और जहांगीर, जिसने पेड़ों को बचाने के लिए नियम बनाए थे। आप मुगल वंश में बाबर को जानते हैं। बाबर का बेटा कौन था? तो बाबर का बेटा का नाम था हुमायूं। हुमायूं के बेटे का नाम था अकबर। अकबर के बेटे का नाम था जहांगीर। समझ गए ना? यानी कि बाबर का परनाती था वो। कौन?
जहांगीर। और जहांगीर कहीं आप लोग न जानते हो, लेकिन सलीम और अनालकरी जरूर जानते होंगे आप लोग। वहीं सलीम बाद में बड़ा जब हुआ तो उसका नाम क्या पड़ गया था? जहांगीर पड़ा था। जब तक वो राजा नहीं बना था तब तक उसको लोग क्या कहते थे? सलीम कहते थे। और वहीं राजा बन गया तो उसका नाम जहांगीर हो गया। तो जहांगीर भी मतलब पेड़ों को काफ़ी बचाने का काम किया था। मुगल चित्रकला को कृतियों में भी वन और वन्य प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, ये पिक्चर है किसका? बाबर का, ठीक है। और ये जो पिक्चर है वो किसका है? वो है जहांगीर का। यानी कि ये इनके दादाजी के बाबूजी हैं। ये जो जहांगीर है ना, और ये हैं बाबर। तो बाबर जो है जहांगीर के दादाजी हुमायूं थे, और हुमायूं के पिताजी कौन थे? ये बाबर थे। इन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी। अब एक लास्ट टॉपिक है आज का, आपकी किताब में कोष्ट में दिया होगा एक खंड बना करके, कि क्या आप अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? एक अमृता देवी नाम की एक औरत है, उसके बारे में उसने पेड़ों को बचाने का काम कैसे किया था, एक छोटा सा कहानी है। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव, जो किस जिला में पड़ता है? जोधपुर जिला की रहने वाली थी। याद रखने का कि अमृता देवी किस राज्य की रहने वाली है? राजस्थान। गांव का नाम बिश्नोई और जिला जोधपुर। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। मतलब उसने क्या हुआ कि 1731 ईस्वी में राजा को क्या बनवाना था? एक महल बनवाना था। क्या बनवाना था? तो उसने अपने आदमियों का आदेश दिया कि जाओ पेड़ों को काट करके ले आओ। तब क्या की कि वही अमृता देवी, देखिए कैसे पेड़ से दिख रहे हैं ना, पेड़ से कैसे जा करके चिपक गई और बोली कि नहीं, पेड़ हम काटने नहीं देंगे। इस पर सैनिकों ने काफ़ी मतलब हिंसा भी किया था, कई लोगों को जान से मार दिया था, लेकिन फिर भी ये पीछे नहीं उठी। इसको देख करके गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष सब विरोध करने लगी और अंत में राजा को शर्मिंदा होते हुए ये काम छोड़ना पड़ा और उन्होंने माफ़ी भी मांगा कि मुझसे गलती हुई है, आज के बाद मैं कोई भी पेड़ नहीं काटूंगा। राजा के लिए नवीन महल मतलब होता है नया महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था। अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का क्या किया था? विरोध किया था। देख लीजिए, राजा के जब आदमी आए थे पेड़ों को काटने के लिए, तो पेड़ों को देख लीजिए महिलाएं क्या कर रही हैं, महिलाएं पुरुष उसको पकड़ लिए कि नहीं नहीं काटने। कोई चश्मा पहनी हुई, पता नहीं चश्मा कौन पहना दिया उस टाइम में। तो राजा के आदमी लोग जरूर कई महिलाओं को मार करके लोग गिरा भी दिए हैं। तो ये लोग पेड़ काटने पर काफ़ी विरोध की थी। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर इन्होंने क्या कर दी? रोक लगा दी कि नहीं, आज के बाद कोई भी वन नहीं काटे जाएंगे। तो आप लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि आपके गांव में अगर कोई पेड़ की कटाई करता है तो जाकर पेड़ों को पकड़ लीजिए और बोलिए कि इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें मेरे लाश से गुजरना होगा। छोटा कोई लाशों से गुजर जाएगा, ध्यान भी रखिएगा कि कोई काट न दे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। कल हम इसका पार्ट 28 पढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या है, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।